हर हर महादेव मेरे बच्चों, क्या आप सभी को पता है कि 2023 में लास्ट तक आपका रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो उससे पहले आपको रेलवे का मैथ्स और रीजनिंग तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो क्या आप बाबा से पढ़ने के लिए मैथ्स और रीजनिंग तैयार है? अगर आप बोलेंगे हाँ, तो बाबा तो पहले इस मैथ का धुआं निकाल देंगे। और आपका डिमांड रहा तो इसका रीजनिंग भी चलेगा। पूरे 3250 मैथ्स है, जिसमें कुल मिलाकर 109 सेट है। अगर हाँ बोलिए, डिमांड रखिएगा, तो लगातार 109 सेट का सॉल्यूशन 109 वीडियो में दिया जाएगा, अलग अलग वीडियो में नहीं। 109 सेट 109 वीडियो, और इस प्रकार से ट्रिकी सॉल्यूशन रहेगा और कंसेप्ट भी रहेगा कि यदि आप एक बार बाबा से कोई सेट पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना कि आंख बंद करके आप सपना में ही बना सकते हैं मैथ्स। तो बोलिए, स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए? बोलिए हाँ या ना, डिमांड है कि नहीं है? क्या मेरा चेला आप लोग रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो बाबा से यही मैथ्स पढ़े। अगर आप इतना बाबा से मैथ्स पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा बात हम नहीं बनाएंगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, यानी क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सेट नंबर 1। ये जो है आपका सेट नंबर 1 है, याद रखेंगे। और सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, क्या दिया गया है? देखिए, पहला प्रश्न सभी तरीका से बताएंगे, जितना तरीका आपको नहीं आता है सभी तरीका, ट्रिक भी रहेगा, कंसेप्ट भी रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, बाबा आपके साथ है तो घबराना है ही नहीं। तो चलिए देखिए, ये प्रश्न क्या लिखा गया है। ये जो प्रश्न लिखा गया है ना, ये प्रश्न लिखा गया है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। एज का प्रश्न है, एज का। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, यहां पे कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष पहले की आयु का कंडीशन है, क्या लिखा गया है डियर? कंडीशन, तो कंडीशन लिखा गया है कि बड़े व्यक्ति का जो आयु रहेगा वह छोटे व्यक्ति का कितना गुना? तो बोलेगा बाबा 3 गुना लिखा गया है। मतलब छोटा व्यक्ति अगर 1 साल का है तो बड़े व्यक्ति रहेगा 3 साल का। लेकिन यह रेशियो में माने है और यह माना गया बात है, तो इसको हम कर लेंगे 1x और 3x, ताकि रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण बन जाएगा यह। लेकिन यह भी दिया गया है ऊपर में कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। इसका क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों, यह समझ के चलिए, मान लीजिए मैं अभी 60 साल का हूं, आपका बाबा 60 साल का है और आप 20 साल का है। तो आपको और बाबा के बीच में उम्र का अंतर कितना है? बोलेगा बाबा 40 वर्ष का। आप 60, हम 20, 40 वर्ष का अंतर। 10 साल बाद चलेंगे तो 10 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा? तो 10 साल बाद मेरा उम्र हो जाएगा 70 साल, और तुम्हारा उम्र हो जाएगा चेला कितना? 30 साल। तो 70 साल और 30 साल के बीच में अंतर कितना का? 40 साल का। अच्छा, तनका पीछे चलते हैं चेला, मेरा अभी उम्र 60 साल है। अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा चेला? 50 साल। तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा? अभी 20 का है, तो 10 साल पहले 10 का हो जाएगा। तो मेरा 50, तुम्हारा 10, कितना का अंतर आया? 40 का। तो क्या समझ में आया चेला कि अंतर जो होता है दो व्यक्ति की उम्र का, चाहे हम 5 साल 10 साल आगे जाएंगे, चाहे 5 साल 10 साल पीछे आएंगे, अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। मतलब कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। कभी भी ये फ्यूचर में दिया जाए या पास्ट में दिया जाए या प्रेजेंट में दिया जाए, इसे मतलब नहीं, लेकिन 30 वर्ष का अंतर तो है ना। और यहाँ 5 वर्ष पहले इसका उम्र कितना है? 3x और 2x। तो 5 वर्ष पहले भी इसके उम्र में 30 वर्ष का ही अंतर रहा होगा। कहने का मेरा मतलब है कि 3x में 1x को घटा देंगे तो 2x, और 2x बराबर, यह अंतर है लेकिन रियल में अंतर है 30 वर्ष का। तो 2x बराबर हो जाएगा 30। इतना बात यदि चला समझ रहा है तो 2 से काटना, 2 15 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 15। तो पूछा क्या है चला? छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बताना है। ये छोटका व्यक्ति है, एक उम्र 5 साल पहले कितना है? 1x। 1x मतलब 15 वर्ष। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्तमान की उम्र। तो चला, तो सोचो ना कि अगर 5 वर्ष पहले तुम्हारा उम्र 15 साल है, तो अभी तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा? बोलेगा बाबा 5 साल जोड़ देंगे ना, 20 साल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 15 में 5 साल जोड़ देंगे तो आंसर कितना निकलेगा? 20 वर्ष। यानी कि चला, सही आंसर सी हो जाएगा। क्या यह बात तुमको समझ में नहीं आया या आया? बोले बाबा समझ गए, आगे चलिए, अब दिक्कत नहीं है, ये वाला प्रश्न ये बन जाएगा हमसे। तो चला, अगला प्रश्न ये रहा तुम्हारे सामने। अच्छा चला, ये भी कहेगा कि बाबा अगर हम इतना नहीं करते तो क्या हम नहीं बना सकते? हम बोलेंगे चला बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, ऑप्शन से बनाने का नॉलेज।
क्या कहते हैं कि जब भी कोई ऑप्शन को लेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। तो इसके लिए तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए और बाबा की बात को समझेगा तो और ज्यादा चलेगा। करना क्या होता है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है, और 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना है, ये भी बात सही है। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बताना है। चला एक हम ऑप्शन मान के देखते हैं, मान लेते हैं कि चला ऑप्शन ये सही है। अगर हम बाई ऑप्शन बनाते तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। जब ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो ये 35 वर्ष किसका उम्र है? छोटे व्यक्ति की। क्या कि छोटे व्यक्ति की आयु पूछा है तो वर्तमान में छोटा व्यक्ति का ही आयु देगा ना। तो छोटा व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना मान कर चलते हैं? 35। छोटा व्यक्ति की वर्तमान आयु 35 और यह दोनों व्यक्ति के बीच का अंतर 30 है। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान में भी अंतर 30 होगा। तो बड़का व्यक्ति जो होगा यह कितना होगा ताकि 30 साल का अंतर आ जाएगा। तो 35 में 30 जोड़ देंगे तो 65, मतलब 12 व्यक्ति 65 साल का होगा, तभी तो इसके बीच में 30 का अंतर बनेगा। इतना बात मन ही मन सोचते चला और तब सोचते कि बोला है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष पहले जाइएगा तो इसमें से 5 घटाइएगा और इसमें से 5 घटाइएगा। 35 में से 5 गया 30 और 65 में से 5 गया तो 60। तो 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की 3 गुनी। तो क्या छोटका व्यक्ति का यह 3 गुनी है? बोलेगा नहीं बाबा ये तो नहीं है, तो गलत हो गया। इसी प्रकार से सभी ऑप्शन को आप रख करके देखेंगे तो 20 वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। कैसे? ये तो गलत हो गया, 3 गुना नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार इसको ही मानते तो गलत हो जाता और ये सी वाला मानते तो सही हो जाता डायरेक्ट। कैसे करते देखिए, छोटा व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना? 20 वर्ष, यहां लिखते 20। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर? 30 का। तो 20 में 30 जोड़ देते तो यह हो जाता 50। और 5 साल पहले बड़का व्यक्ति का उम्र जो है छोटा व्यक्ति का 3 गुना है। तो 5 साल पहले जाएंगे तो एक का उम्र हो जाता कितना? 15 और एक का उम्र कितना हो जाता? 50 में से 5 घटाएंगे 45। तो क्या यह 3 गुनी है? बोलेगा हाँ बाबा 3 गुनी है। तो ऐसे भी सेटिस्फाइड करा के आंसर दे दो, ऑप्शन सी कर लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए बाबा का पढ़ाने का मेन मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए क्लियर बात। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर से ही मतलब है, आंसर तो आपके बुक में भी दिया गया है और सॉल्यूशन। तो बाबा से पढ़ेगा तो कंसेप्ट क्लियर भी तो होना चाहिए ना, आपसे अगला प्रश्न बनना भी तो चाहिए। इसीलिए धैर्य रखिए, समझे ना, भागिए मत। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चा, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर 7 मीटर 35 सेंटीमीटर 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो जब अधिकतम लंबाई की बात करें कहीं भी बच्चा तो समझ जाना HCF निकालना पड़ेगा। और जब भी HCF बच्चा निकालना पड़ेगा तो सबको हम सेम यूनिट में कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ऐसा करते हैं सबको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो कहिए कि बाबा जानेंगे कैसे कि हम सबको सेंटीमीटर में ही बदले? बच्चा ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है तो हमको सबको सेंटीमीटर में बदल लेना है। तो 1 मीटर बराबर 100 मीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी कि 525 सेंटीमीटर ये हो गया। जब यह 525 सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या करोगे बच्चा? बोलेगा बच्चा क्या करोगे? तो बोलेगा बाबा लिख देंगे 525 सेंटीमीटर, कॉमा उसी प्रकार से 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 7 3 5 यानी कि 735 सेंटीमीटर। और बच्चा आगे 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो 490 सेंटीमीटर ये हो गया। अब क्या करोगे? अधिकतम की बात करेगा तो HCF निकालते हैं। तो ये सब का HCF निकालने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही बच्चा चेक कर लो और ऑप्शन से ही चेक करके बता दो कि कौन सही होगा। तो देखो बच्चा अगर ये 55 को हम सही मानते हैं, अगर ये हम 55 को सही मानते हैं तो 55 का मतलब बच्चा 5 गुने 11 होता है। ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसके बीच का HCF यानी कि जो दोनों का HCF 1 देगा, तो 5 गुने 11 तोड़ दिए। मतलब जो भी होगा वह 5 से भी और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी जाकर हम इसको HCF बोल सकते हैं। तो 5 से बच्चा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या 11 से यह होगा कि नहीं होगा? तो 11 दूना 22, 11 33, 11 चौक 44, घट के 8 है, 8 पर 5 उतारेंगे तो 11 से नहीं लगेगा। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। चलिए अब 25 को लेकर देखिए, 25 को तो आप 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो ये 5 से तो सब डिवाइड लग रहा है ना, 5 से सब का सब डिवाइड लग रहा है। तो क्या फिर भी 5 से लग जाएगा? मतलब 2 बार 5 से लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसमें लगा लेंगे 2 बार 5 से, लेकिन इसमें 5 से नहीं लगेगा 2 बार। तो यह बच्चा हो जाएगा गलत। जब यह गलत हो जाएगा तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा गलत।
35 को बच्चा हम लिख सकते हैं 5 गुने 7। तो 5 से तो सब में लग रहा है, अब हमको सिर्फ 7 से जांच लेना है। तो 7 से जांचेंगे बच्चा, 7 7 49, 3 5 7 5 35 कट गया। 7 कम 7, 7 5 35 कट जाएगा, जीरो लगा के बीच में 7 7 49 कट गया। लेकिन एक से भर का 45 वाला बच्चल है, तो एक बार इसको भी चेक कर लो ना बच्चा। 5 गुने 9 कर लो मन ही मन। तो 5 से तो सबको पता है, 9 से चेक कर लेते हैं। तो 5 5 10 2 12, 9 से कहीं लगभग नहीं करेगा। तो बच्चा ऑप्शन डी गलत हो गया। डायरेक्ट आंसर हमारी ऑप्शन सी 35 सेंटीमीटर सही। ऐसे कर लेंगे आप मन मन और आंसर निकाल लेंगे। अगर आपसे इतना काम नहीं होता है तो फिर इसको घटाना पड़ेगा, तो फिर एसएफ निकालना पड़ेगा, इससे ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन से तो ज्यादा बेटर रहेगा, फास्ट चेक करिएगा। तो ये तो हम समझाएं इसलिए समय अधिक लगा है। तो बच्चा चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 3। क्या दिया गया है, कितना छोटा सा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में। आप कहें कि बाबा ये छोटा सा प्रश्न क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चा रेलवे में पूछा गया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, समझे। लिखा गया कि 27/3 माइनस 27 गुने 0 प्लस 1 का मान बताइए। सोचिए ना बच्चा कि 27 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, 27 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जोड़ने पर क्या निकलेगा, चला 10 हो गया। बस करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न क्या लिखा गया है, दोतरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल बताना है। बच्चा तुमको एक बात पता होना चाहिए कि जब एक ही दूरी को हम जाते भी है और वही दूरी से हम आते भी हैं, मान लेते हैं कि इस दूरी को हम जाते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और जब लौटते हैं तो y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो औसत चाल बराबर क्या होता है पता होना चाहिए। जब जाएंगे x से और आएंगे y से, तो इसका जो डिस्टेंस है हम यह मान के चलते हैं कि यह दोनों का एलसीएम है, मतलब x y किलोमीटर मान के चलते हैं। तो सबको पता है बच्चा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी मतलब जाने का भी और आने का भी। तो जाएगा भी xy आएगा भी xy, यानी कि 2xy हो जाता है। और नीचे में टोटल समय लिखते हैं तो दूरी बटे में चाल करेंगे तो एक बार बचेगा y और एक बार बचेगा x, यानी कि टोटल समय हम x प्लस y जो यहाँ पे रहता है उसी को हम जोड़ के लिखते हैं। ये हुआ आपका औसत चाल। यदि आप इतना बात बच्चा समझ रहे हैं तो इसमें जो जो दिया गया उसको बैठा दीजिए ना। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15, मतलब यह औसत चाल दिया गया है क्या 15। तो ऐसा करते हैं बच्चा कि यहाँ पे मान ही बैठा देते हैं। यह औसत चाल होगी 15 बराबर 2 इंटू एक चाल तो दिया गया होगा। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर, तो यह जा रहा है तो एक से मान लेते हैं कि यह 20 है, तो 2 गुने 20, आते का मालूम नहीं तो y रह जाएगा, और नीचे में x प्लस y लिखेंगे तो यह हो जाएगा बच्चा 20 प्लस में y। इतना बात यदि बच्चा समझ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 20 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर यह कितना जाएगा 300 प्लस में 15 y आ जाएगा, और ये इधर क्या बच जाएगा बराबर में 20 दूना 40 y, तो इधर बच गया 40 y। अब बच्चा इधर इसको घटा देगा y वाला को, तो 300 बराबर कितना बचेगा 25 y बचेगा, और यहां से जब इसको बच्चा काटेगा ना तो 25 एक कम 25 और बच गया 5 0 25 दूना 50 बराबर हो जाएगा y, यानी कि y का मान 12 आया। तो यह क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उधर से आ रहा था 12 के स्पीड से बन जाएगा। और बच्चा दूसरा तरीका है ऑप्शन से मानकर बनाने का। जब यहाँ पे 15 रखेंगे तो जरा सोच के देखिए 2 गुने 20 गुने y का मान कितना रखेगा, तो ऑप्शन में से चूज कीजिए फास्ट और नीचे लिखिए, और जिससे 15 मिल जाए LHS बराबर RHS हो जाए, समझ जाइए कि वही आंसर सही है। और जब भी ऑप्शन से बनाने का मन करे बच्चा, तो अब बोलोगे कि बाबा ऐसा ही बताइए ना कि इसको भी हम बना ले ऑप्शन से ही। तो बच्चा जब भी ऑप्शन से बनाने का मन करे तो ऑप्शन डी से ही शुरुआत करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि अगर ऑप्शन सी आंसर है तो दूसरा स्टेप में ही आ जाएगा आंसर। तो जब भी ऑप्शन से बनाने का मन करे और जब भी परीक्षा में प्रश्न दिया जाता है तो समझ जाता है एग्जामिनर कि बच्चा इसको ऑप्शन से ट्राई करेगा। तो जब ऑप्शन से ट्राई करेगा तो वह ए और बी बहुत कम आंसर देता है, जब आंसर देगा तो सी और डी देगा, ताकि आप मेथड से बनाइएगा तो और फंसिएगा, और ऑप्शन से कहीं यहाँ से स्टार्ट कर दिए तो और आपका समय लग जाएगा। यानी मेरा कूल कहने का मतलब है कि बच्चा जब ऑप्शन से बनाने का मन करे तो ऑप्शन डी से शुरुआत करे। तो औसत चाल बराबर 2xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि पहला चाल गुने दूसरा चाल। तो यहाँ पे औसत चाल बच्चा दिया गया है 15, तो 15 बराबर में 2 इंटू पहला चाल 20 दिया गया है, दूसरा चाल क्या दिया गया है पता नहीं। तो मान के चलते बच्चा कि डी सही होता तो ये 12 यहाँ पे लिख देते, और नीचे 20 प्लस 12 तो डायरेक्ट हम करते 32। अब बच्चा इसको काट करके देखो LHS बराबर RHS आता है कि नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में बच्चा 16 कटेगा, 4 के पहाड़ा में 4 कटेगा, 4 के पहाड़ा में 5,
बच्चा 4 तिहाई 12, ये 5 तिहाई 15 और ये 15 बराबर आ गया ना, तो समझ जाएंगे ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चा अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 5। क्या प्रश्न संख्या 5 आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा जब आपके साथ हैं ही तो बाबा बनाएंगे ना। आप समझिए क्या लिखा गया बच्चा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर 42 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताना है। बच्चा तुमको अलजेब्रा में एक बात पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उसी तर्ज पे हम चेंज कर देंगे एबीसी को, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब बच्चा इतना का होल स्क्वायर लिखना होता है तो क्या लिखता है? तो यही लिखता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस बच्चा 2xy 2yz और 2xz लिखते हैं। तो सब में 2 रहता है ना, तो हम 2 को ले लेते हैं कॉमन और बच जाएगा xy प्लस, देखिए कितना लिखेंगे, xy yz और प्लस एक बार फर्स्ट और एक बार लास्ट xz, बस बच्चा यही लिखते हैं। अब बच्चा यहाँ पे जो जो मान लिखा गया सभी को मान को पुट कर दो बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया है 11, यानी कि यहाँ हम मान रख देंगे 11। अब बच्चा जब इतना रख ही दिया है तो 11 के स्क्वायर डायरेक्ट तुम लिख सकते हो ना, 11 11 121, इतना तो कर ही सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान दिया गया है ना बच्चा, नहीं दिया गया, इसका मान निकालना है। लेकिन बच्चा आपको अगर इसका मान निकालना है तो एक और मान कोई ना कोई दिया गया होगा। तो बच्चा दिया गया है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसका मान बच्चा 42 है, तो यहाँ पे 42। बच्चा यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करके लिख देते हो तो क्या दिक्कत है, ये 84 हो जाएगा। अब बच्चा ये देखो कि 84 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 121 में से 84 घटा देंगे तो यही मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। अब घटा दो ना 181 में से 84, सॉरी 121 में से 84 घटा दो। बाबा की उम्र बहुत है ना, तो बात कभी कभी लटपट आ जाता है तो बुरा नहीं मानेंगे। 121 में से 84 घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, ये बचे 11 में से 8 गया 3, बच्चा 37 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का मान, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा तो बाबा है ना, बाबा के पास सबका समाधान है, बस बाबा का साथ देते रहिए। और अच्छा लगा है पढ़ाई लिखाई तो बाबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाबा को कुछ हेल्प मिले और मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि बाबा आप ही लोगों के उम्मीद से जिंदा है। तो क्या लिखा गया है प्रश्न में कि पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अरे बाप रे भाई, तो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, एक दिन छोड़ के काम करता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे लेना देना नहीं, हमको तो बनाना है कि कितना दिन में कार्य समाप्त होगा बच्चा। तो पी और क्यू जब अकेला अकेला करेगा तो पी करता है 9 दिन में और बच्चा क्यू करता है 12 दिन में। तो 9 और 12 का एलसीएम बच्चा पता होना चाहिए 36 होता है। और 36 में बच्चा जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये आया कार्य क्षमता। 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये आ गया कार्य क्षमता। बच्चा लिखा गया है यदि वे क्यू से काम शुरू करता है, मतलब पहला दिन कौन काम करेगा तो क्यू करेगा, फिर दूसरा दिन कौन करेगा तो पी करेगा, फिर तीसरा दिन क्यू, फिर चौथा दिन पी। ये दिन का बात लिख रहे हैं, गिनती नहीं लिख रहे हैं। पहला दिन करेगा क्यू, दूसरा दिन करेगा पी, फिर करेगा क्यू, फिर करेगा पी। तो बच्चा देखकर घबराना नहीं है, जहां से रिपीट हो जाएगा ना वहां तक ही लेना है। तो पहला दिन अगर क्यू आएगा बच्चा तो 3 काम करके जाएगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 3 है, तो ये आएगा तो 3 काम करके जाएगा, और पी आएगा तो 4 काम करके जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बच्चा अगर हम 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में 4 और 3 7 काम हो गया है। तो निकालने का स्टाइल इस प्रकार होना चाहिए बच्चा कि 36 में 4 और 3 7 से डिवाइड कर देंगे बच्चा, तो 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो जाएगा डियर 35, और 36 में से 35 घटाएंगे तो 1, मतलब ये 5 का मतलब हुआ कि ऐसा ऐसा 5 बार काम चलेगा। जब ऐसा ऐसा 5 बार काम चलेगा बच्चा, तो ये 2 दिन का बात है, तो 5 गुने 2 यानी कि 10 दिन, और 10 दिन में बच्चा काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में 7 काम, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 दिन में 5 सते 35 काम। यहाँ पे एक काम बच्चा बच जाता है, इसको हम शेषफल बोलते हैं। जो शेषफल बच जाएगा ये काम हुआ, शेष काम। अब बच्चा देखिए 10 दिन तो कंप्लीट लग गया है। 10 दिन कंप्लीट लगने का मतलब है कि काम पी पर समाप्त हुआ होगा, क्योंकि 2 दिन ऐसा करेंगे तो काम पी पर समाप्त होगा। तो अब जो एक काम बचा, यह एक काम करेगा तो कौन करेगा, तो यह पी पर समाप्त होगा। तो पहला काम जो एक काम बच गया वह फिर क्यू करने आएगा, और क्यू का क्षमता है बच्चा 3, यानी कि 1/3 दिन लेगा। और ये सभी को जब बच्चा जोड़ेगा ना तो 10 + 1/3 को जोड़ेगा तो 10.1/3 ही आएगा, ऑप्शन डी। क्या यह बात समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा कि बाबा हम बात नहीं समझे थे।
ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप इतना से नहीं समझते हैं तो बाबा को और ही मेथड लाना पड़ेगा ना, वैदिक मेथड। तो चलिए बताइए कमेंट में कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए बोलिएगा कि सर इससे पहले तो बाबा पढ़ा रहे थे, फिर आप कहां से आ गए बीच में? तो बाबा को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाया। बाबा 6 क्वेश्चन पढ़ाएं, बाबा को 6 क्वेश्चन इतना गर्मी लगा, बोले बच्चा हम जाते हैं, तुम पढ़ा लो मेरे बदले में, तुम भी अच्छे पढ़ाते हो, पढ़ा लेगा, तुम भी मेरा चेला है तो पढ़ा लेगा। मैं बोला कि हाँ ठीक है बाबा पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर आपको गर्मी लगता है तो आप जा सकते हैं। बोले बच्चा गर्मी नहीं होता तो हम पढ़ा लेते, लेकिन बाबा को इतना गर्मी लगा कि बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए, बाबा चले गए। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाबा जैसा ही पढ़ाऊंगा, एकदम मस्त पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट ट्रिक सब दूंगा, घबराना आपको बिल्कुल नहीं। 6 तक का बाबा से पढ़ लेते, 7 से हम चलते हैं। तो ये जो प्रश्न लिखा गया सिंप्लीफाई करना है, सो इजी प्रश्न है। कैसे करना है देखिए, 0.6 प्लस ये ब्रैकेट है। अब देखिए बच्चा ये 0.81 है। अब यहां अगर 0.81 ना रहता तो 81 यानी 81 के बदला में आप बाहर निकालते रूट अंडर से तो 9 निकालते, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो आपको दशमलव के बाद 1 अंक देना है। रूट से बाहर निकलेगा, दशमलव में रूट के बाद, रूट के अंदर दशमलव में 10 अंक है तो बाहर निकलेगा 5 अंक। यहाँ पे 2 अंक है तो बाहर निकलेगा 1 अंक, यानी कि दशमलव के बाद 0.1 लिखेंगे, 1 अंक हो जाएगा। इसके बदला में 9 आता है। माइनस ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ध्यान में रखेंगे, ऐसा मत सोचें कि अब फालतू में दिया गया। ये 144 है तो इसके बदला में 12 निकलता, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक है तो हमको चाहिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक ये खुद है तो 0.12 दे दिए। प्लस ये 0.4 में डिवाइड करना होगा बच्चा 0.5 से। तो बच्चा सोचो यहाँ पे क्या करोगे तुम, ये दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर भी है और दशमलव के बाद 1 अंक नीचे भी है। तो करना क्या होता है कि दशमलव से दशमलव को कर देंगे गायब, क्योंकि ऊपर के बदला नीचे 0 आएगा और नीचे के बदला ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा। तो सीधा सीधा 4 में 5 से डिवाइड करेंगे ना बच्चा तो 0 पॉइंट आता है कितना, 8, क्योंकि 5 8 40, और इसको 0.8 ना समझ के 8 0 समझेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 अंक में यह है तो इसको भी हम 2 अंक बना लिए, यहां भी 2 अंक में, यहां भी 2 अंक में। अब अगला लाइन देखिए, 0.6 प्लस 0.9 माइनस बच्चा 0.80 में 0.12 जोड़िएगा तो 0 पॉइंट से या बाहर आ जाएगा, 1 पॉइंट में आ जाएगा, सॉरी हाँ नहीं ना 1 पॉइंट में नहीं, 0 पॉइंट में ही होगा, सॉरी बच्चा। यहां जब आप जोड़िएगा 0.80 में 0.12 तो आपको मिलेगा 0.92। बच्चा अगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये 9 देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या होगा कि 0.6 प्लस 90 में से 92 घटाएंगे तो माइनस में 2 चला जाएगा, यानी कि माइनस में 0.2 लिखेंगे। बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 हम ऐसे ना लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 अंक में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो घटाए हैं वह 2 अंक वाला है, तो घट के भी 2 अंक में ही 2 लिखना है। अगर ये बात आप नहीं समझ रहे हैं तो बच्चा 92 में से 90 घटाना है, और ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 0 इतना आ जाएगा तो इतना लिख दिया। अब बच्चा यहाँ पे देखना है कि 0.6 इसके आगे कोई अंक नहीं तो हम 0 दे देंगे, और ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस 0.02। अब बच्चा ये 60 में से 2 घटाएंगे तो 58 आएगा, यानी कि 0.58, और यह दिया गया ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। बोलिएगा कि सर आप तो कभी कभी बच्चा ही बोलते हैं और कभी कभी दोस्त ही बोलते हैं, कभी कभी बेटा ही बोलेंगे, कभी कभी भाई बोलेंगे। इससे क्या होगा कि इंटरटेन होते रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे, मन घबराएगा नहीं। एक ही रंग की बात करने से क्या होता है कि मन पक जाता है। प्रश्न क्या कहता है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स नहीं है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 है के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ये द्विघात समीकरण है और 10th का सिलेबस है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है, तो ये जो समीकरण दिया गया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में आता है इसको हम बोलते हैं ए, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में आएगा उसको हम बोलेंगे ए, मतलब ए बराबर हो गया ए। जो एक्स के गुणांक में आता है उसको हम बोलते हैं बी, यानी कि बी बराबर हो गया एक, और जो लास्ट में रहता है उसको हम बोलते हैं सी। तो ए मत समझेंगे सर सी बराबर बी कैसे हुआ, हम ए बी सी निकालते हैं, ए बराबर ए निकला, यहाँ पे बी बराबर 1 निकला, सी बराबर बी निकला। जब मूल बराबर होता है ना बच्चा, तो जब मूल बराबर होता है द्विघात समीकरण में तो फॉर्मूला होता है विवेचक का कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर में होता है बच्चा 0। बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि यहाँ पे बी का मान लिखना है, बी का मान मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान तो ए ही दिया गया है तो ए लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और सी का मान बच्चा बी लिखा गया है तो गुणे में बी लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 0। अब यहां से ध्यान देने योग्य बात है, अब 0 काहे लिखते हैं,
जब मूल बराबर होता है तो बराबर में क्या होता है, 0, यानी कि दोनों मूल आपस में होता है बराबर। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 के स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर आके प्लस में 4ab दे सकते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पे बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो 1 बराबर 4ab आया, 1 बराबर 4ab आया। एक नजर ऑप्शन पे देखिएगा तो ab का मान यदि गुना में 4 इधर आकर आ जाएगा 1/4, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन हम बी स्क्वायर बराबर 4 है, इसे हम नहीं बना सकते हैं। बी लेस देन 4a कभी नहीं बनेगा। बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4a कभी नहीं बनेगा। बनेगा तो ये 4 को इधर ले आएंगे तो 1/4 बराबर हो जाएगा ab, यानी हम इससे इतना प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या यह बात आपको समझ में नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा दिक्कत होगा कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आने वाला जो ऐसा प्रश्न होगा उसको हम और तरीका से और बेहतर तरीका से आपको समझा देंगे। यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं इस चैनल पे तो इट्स माय गारंटी कि रेलवे में जितना भी 2018 से अभी तक एग्जाम हुआ है और उसका जो भी मैथ और रीजनिंग का सेट होगा ना, इतना बेहतर तरीका से आपको धुआं करके बता देंगे कि आप जाकर के एग्जाम में सीधे आग लगा देंगे डायरेक्ट। तो घबराइए नहीं, सपोर्ट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और मैथ्स को धुआं बनाइए प्रैक्टिस से। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या कहता है डियर, कि प्रश्न यही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए इसका निकटतम दर्शाना है, तो निकटतम दर्शाने का यह मतलब नहीं हुआ कि सबको बढ़िया से बनाया ही जाए। ऑप्शन यहाँ पे काफी दूर है, 95 है, 100 है, 78 है, 62 है। तो हमको ज्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना, सिंपल और साधारण बात सोचिए। 25.19 गुने 3, अगर यह 19 नहीं होता तो 25 क्या कितना लिखते हैं, 75। हमको तो निकटतम बताना है, प्लस 4.41 में से 0.9 घटाना है। तो ज्यादा दिमाग काहे लगाते हैं, ऐसा करते हैं कि ये ऐसे गायब कर देते हैं, यहाँ पे सीधा 4 लिखेंगे, सीधा 4 लिखना है। 0.4 है, 0.90 है, लगभग में समाप्त कर देते हैं। आधा पॉइंट वाला को समाप्त कर दीजिए। 75 और 4 हुआ 79, लेकिन 79 नहीं होगा, हमने थोड़ा बहुत कम बेस किया है, तो 79 के आसपास आंसर होना चाहिए, आसपास में ही होगा, यानी कि 78 इसका सही जवाब है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर दशमलव को लेकर के चलेंगे तो लफड़ा भर जाएगा और निकटतम निकालते निकालते आप इतना निकटतम पहुंच जाएंगे कि आपका समय ही समाप्त हो जाएगा एग्जाम में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है, तो प्रश्न में यही लिखा गया है कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु बताना है। देखिए ना, साकेत मतलब है, शॉर्टकट में लिखेंगे, पूरा नाम लिखने का जरूरत नहीं है। साकेत मतलब है, तिलक मतलब कि यह जो दिया गया 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु 1 वर्ष पूर्व, तो यह वर्तमान मानिए, यहाँ पे वर्तमान लिखिए। बनाने का सबसे मस्त तरीका, वर्तमान से 1 साल पहले जाइए और इसका अनुपात दिया गया है 5:6 और बताया गया है कि 4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 4 साल पहले यह जो अनुपात हो जाएगा, यह कितना हो जाता है, 6:7। अब यहाँ पे देखने योग्य यह बात है कि जब भी कोई अनुपात में लिखेंगे कुछ भी, तो यहाँ अनुपात में कुछ न कुछ कट के आता है। तो आप अगर x लगा लेते हैं तो काफी बेटर रहेगा आपको समझने में। अब देखिए 5x 1 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद, ये 5x से 6x हो गया, तो कितना बढ़ गया, बोलेगा कि सर x बढ़ गया। इसमें बताइए, यह 6x से 7x हो गया तो कितना बढ़ गया, x ही बढ़ गया। तो दोनों में उम्र क्या हो रहा है, समान बढ़ रहा है। और ऐसे भी कंसेप्ट यही कहता है कि दो व्यक्ति का बीच का उम्र हमेशा के लिए उसका अंतर समान रहता है। तो अंतर यहाँ पे समान आ गया, ये तो आ गया अंतर x में, रेशियो में निकालें तो। लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो वर्तमान से 4 साल बाद और 1 साल पहले का जो अंतर होगा, इसको हम जोड़ देते हैं। 4 आएगा कितना हो जाएगा, 5, यानी कि x का मान हो गया 5 के बराबर। अब x का मान 5 के बराबर हो गया तो बताना है साकेत की वर्तमान आयु। तो ये साकेत है, यहाँ पे भी x का मान रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे x का मान रखते हैं तो 25 हो जाएगा। ये जो 25 साल उम्र है, यह 1 साल पहले है वर्तमान से, तो अभी कितना हो जाएगा, 1 साल ज्यादा, यानी कि 26 वर्ष। तो यहाँ से आंसर आ गया 26। बोलेगा कि नहीं सर हमको इसमें रखना है। अगर आप इसमें रखिएगा तो 6×5 30 साल जो उम्र होगा वर्तमान से 4 साल बाद, तो 4 साल पहले कितना उम्र होगा, तो 30 में से 4 घटा देंगे तो फिर 26 ही आएगा। उम्मीद है बात क्लियर होगा। दोनों स्थिति में 26 वर्ष ही आंसर आएगा, यानी कि साकेत का उम्र 26 वर्ष है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब ये पूरे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। उससे पहले कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जब कोई द्विघात समीकरण होता है तो वह जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूप का होता है। बराबर में आप जीरो भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रूप में क्या होता है, वह होता है मतलब एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए, चर का अधिकतम मान 2 होना चाहिए, घात उसके बाद एक मान उसके बाद कांस्टेंट। ये सभी को बारी बारी से हल करके देखिएगा। क्या यहाँ पे बी माइनस रूट 3 है प्लस 2b माइनस रूट 3 2 है। यहाँ पे कहीं भी जो है चर में एक्स स्क्वायर नहीं लिखा गया है, या चर कुछ भी रहे तो वहां स्क्वायर वाला चर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब अगला को चेक कीजिए। अगर मान लेते हैं कि 4 सही है तो इसका जब हम 1/2 करेंगे, 1/2 का मतलब रूट अंडर करना, तो कभी भी यह एक्स स्क्वायर नहीं देगा, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। जब ऑप्शन से ही आंसर देना है तो ऑप्शन को गलती करने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। जब आप ऑप्शन को गलती करना सीख जाएंगे तो सही ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। अब इसको देखिए, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, फिर माइनस क्यू है प्लस 2p क्यू माइनस 2p है, माइनस रूट अंडर p है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे डबल डबल स्क्वायर वाला आ जाता है, माइनस फिर q आएगा, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है q के पावर 3 आ गया, लेकिन हमको अधिकतम 2 ही चाहिए पावर वाला, तो यह गलत हो जाएगा। अब यह 3 को हम गलत कर दिए तो अगला को काहेला चेक करेंगे, ये सही हो गया। अब ये सही किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई बारी बारी से करिएगा, यही ना कीजिएगा। जब इसको अच्छा बारी बारी से करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये प्लस जब कीजिएगा तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, पावर 2 है। अब जो भी आएगा पावर 2 से कम ही आएगा तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 था जो कि गलत। मैक्सिमम पावर 3 ही चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 ही चाहिए द्विघात समीकरण में, ना तो उसे कम चाहिए ना तो उसे ज्यादा चाहिए। कम है, गलत हो गया, होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं है तो गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। डियर ये प्रश्न में लिखा गया है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, एक फलक सिर्फ और सिर्फ एक फलक बोला है, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब घन का आयतन आपको बताना है। तो घन का मतलब आपके दिमाग में यही चलता होगा कि वैसा फिगर जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और वह 3D फिगर होना चाहिए, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ये घन होता है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर। इसका एक फलक, तो कोई भी फलक आप ले लीजिए, इसका परिमाप 24 है, तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योगफल। हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला फलक ले लिए, यह इसका x है भुजा, तो घन में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है, यह भी x और यह भी x। एक फलक का परिमाप निकालिएगा तो 4x आएगा जोड़ करके, यानी कि 4x का जो मान दिया गया है परिमाप वह 24 दिया गया है, तो आपस में बराबर कर लीजिए। 4 के पहाड़ा में कट जाएगा 6 बार में, यानी कि x का मान किसके बराबर, तो 6 के बराबर हो जाएगा। जब x का मान 6 के बराबर हो गया तो आपको बताना है कि उसका आयतन, तो आप सभी को पता होना चाहिए घन का जो आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है वह जो होता है भुजा का होल क्यूब। भुजा का होल क्यूब मतलब भुजा आया है 6, 6 का होल क्यूब करेंगे तो आप बताइए ना 216 होगा कि नहीं होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या हो गया कितना, ये 13। प्रश्न संख्या 13 में यह कहता है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो ये 36 सेंटीमीटर लिखा गया है, बदलना है इसको किलोमीटर में। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है वह 1000 क्या होता है, मीटर। मतलब कि अगर मीटर को हमको किलोमीटर में बदलना होगा तो उसको हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझिए, यदि है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये बात सत्य है। तो जब आपके पास 500 मीटर होगा तो 500 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो किसी भी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 1/2 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर, 1000 का आधा कर देंगे 500 मीटर तो आधा किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आधा किलोमीटर आएगा कैसे, तो 1000 से कर देंगे डिवाइड। लेकिन डियर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, तो सबसे पहला काम है सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना मीटर में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें डिवाइड कर देंगे 100 से। जैसे ही 100 से करेंगे कि इसमें सेंटीमीटर का छाप खत्म होके यह हो जाएगा मीटर का छाप। अब यह मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इस मीटर को किलोमीटर में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1000 से डिवाइड कीजिएगा
ये मीटर का साइन खत्म, अब आ जाएगा किलोमीटर का साइन। इतना बात यदि आप समझ रहे हैं तो ये हो जाएगा 36 बट्टा में 100, और ये 1000 बटा 1 है तो गुने में 1 बटा में हो जाएगा 1000, यानी कि 36 बाटा में 1000 को इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000, यानी कि 1 पर 4 जीरो, सॉरी 3 2 5 जीरो हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए लफड़ा नहीं लेना है, ऊपर का 36 लिखिए, नीचे 1 पर कितना जीरो है तो 2 4 5 जीरो है, दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक पहले से है, 3 को जीरो हम बैठा लेंगे तो 5 अंक हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे दे देंगे। और ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है आपको ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप ट्रिक खोजेंगे कि सर सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए कोई ट्रिक बताइए, तो बस सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए ट्रिक को याद रखिए, सेंटीमीटर टू किलोमीटर आपको डिवाइड कर देना है 1 बटा में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बटा में 1 लाख, इतना से किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए उसमें गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट गुना लिखिए, डिवाइड नहीं। अगर आप गुना करेंगे तो 1 बटा 1 लाख से, या डिवाइड करेंगे तो सीधा 1 लाख से, दोनों तो बात एक ही पड़ेगा। ये रहा ट्रिक, लेकिन ये आता कहां से, तो इस प्रकार से आता है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन थीटा को यदि हमको कॉट थीटा के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये रहा भाई साहब ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री एक 10th का है, ज्यादा कोई हाई लेवल का नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी इससे पहले कि आपको बता दें, आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा ये बराबर होता है 1, और इसी में से साइन थीटा बराबर हो जाएगा गुना में, तो इधर आके डिवाइड में 1 बटा कॉसेक थीटा। अब ये साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटा कॉसेक थीटा। सभी को पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदला में हम 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा लिखा गया है, तो जब कॉसेक थीटा लिखा गया तो हमको सिर्फ कॉसेक थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कॉसेक स्क्वायर का मान, इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट अंडर चढ़ा दीजिए, तो सिर्फ कॉसेक का मान बचा। तो सिर्फ कॉसेक का मान बचा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यह किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। सही जवाब भी। जब आप शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यदि आपको यह सब पता नहीं चलता है तो हमें बता दीजिएगा, इसका हम दूसरा समाधान लाएंगे। आप देखिए इस प्रश्न को लिखा गया है, यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो सबसे बड़ी, मतलब इस प्रकार बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी अंकों का। आप देखिए डियर, ये प्रश्न में लिखा गया है, यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3, इसको पढ़ भी सकते हैं, ऐसा बात है कि नहीं पढ़ सकते हैं, 3 3 पर कॉमा लगा लेंगे, 3 पर 2 पर फिर 2 पर, ये 4,25,14,1463 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर बताना है। यहाँ पे बस ध्यान देना यही बात है कि जब विषम रहेगा ना तो उसमें 3 जोड़ देंगे, और जब सम रहेगा ना तो उसमें से 1 घटा देंगे, और तब निकालना है अंतर। तो इस सब संख्या को लेने का जरूरत नहीं है, विषम में 3 जोड़ना है, तो सबसे अधिक कहां पे बनेगा, जोड़ने पर सबसे अधिक बनेगा। तो सबसे बड़ा विषम संख्या इसमें खोजिए कौन है, सो तो सबसे बड़ा विषम संख्या इसमें 5 है, सबसे बड़ा विषम 5, यानी कि विषम 5 है तो इसमें 3 जोड़ देंगे, यह कितना देगा 8। सबसे छोटा सम संख्या खोजिए, सबसे छोटा सम संख्या खोजिएगा तो यह है 2, और सम संख्या में से घटाना है तो 2 में से 1 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 1। अब जो आ गया इसका अंतर बताइए, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। मतलब ऐसा नहीं है कि बारी बारी से सबको घटाना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा, इतना तो आप होशियार हैं कि सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो जोड़ने पर सबसे बड़ा बनता है, यानी कि सबसे विषम बड़ा खोजना है, उसमें 3 जोड़ देंगे और बड़ा हो जाएगा। सम सबसे छोटा खोजना है और ये घटाने पर छोटा होगा, तो सबसे छोटा सम है 2, इसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 1, घटा देंगे आपस में। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया, तो प्रश्न में लिखा गया है कि यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समानांतर चतुर्भुज
जिसके दो विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेदी करती है तथा OA बराबर इतना, OB बराबर इतना, OC बराबर इतना और OD बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात समझ आइए कि जब समानांतर चतुर्भुज होता है, जब समानांतर चतुर्भुज होता है तो ये जो विकर्ण है आपस में जहां पे बाइसेक्ट करती है यानी कि काटती है, तो वह अपने आप को विकर्ण को दो भागों बराबर भागों में बांटती है। मेरा कहने का मतलब जो समांतर चतुर्भुज रहेगा इसका दोनों विकर्ण जहां पे प्रतिच्छेद करेगा तो वहां पे ये अपना विकर्ण को आधा आधा में विभाजित करता है। मतलब कि OB का जो मान होगा, मतलब OB का जो मान होगा, अगर इसको मुंह मान लेते हैं, OD के बराबर होगा और OC का जो मान होगा OA के बराबर होगा, OC का मान OA के बराबर होगा और यही से आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा? तो 3y बराबर y प्लस 2। पहला देखिए कि 3y बराबर y प्लस 2 आप लिख सकते हैं। इधर y को ले आइएगा माइनस में, तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको? 2y, तो जान ही सकते हैं आप, बराबर 2। तो यहाँ पे y का मान आ गया 1। जब y का मान 1 आ ही गया है, अब इसको बराबर कीजिए। जब इसको बराबर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 2x प्लस y। x को इधर अगर आप लाते हैं तो ये माइनस x हो जाएगा। अब इसको अगर आप उधर ले जाते हैं, उधर ले जाने से पहले कि y का मान आप रख लीजिए, यहाँ पे लाइएगा तो ये -3 और ये प्लस y होता, तो y की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। मतलब -x बराबर -2 हो गया। ये माइनस से माइनस गैप हो गया तो x का मान 2। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो ऑप्शन सही हो गया D, x का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। बस यही जानना है कि बराबर होता है जब समानांतर चतुर्भुज होता है तो इसका जो विकर्ण होता है कट करता है, वो बराबर में कट करता है। अगला प्रश्न डियर, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में यदि एंगल A बराबर 40 डिग्री, एंगल B बराबर 70 डिग्री, तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए। सो इजी प्रश्न है। त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है, एंगल A बराबर 40 डिग्री और एंगल बहिष्कोण एंगल A, तब इसको भी एंगल A मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। इसको B मानिए और इसको C मानिए, कर लिए। अब इतना बात यदि आप कर लिए हैं तो क्या करना है? एंगल A का मान हो गया 40 डिग्री, एंगल B का मान हो गया 70 डिग्री। चाहे तो आप इसका मान लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते। लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सभी को पता है कि अंदर का कोण 180 डिग्री होता है ना, तो 40 और 70 हो गया 110, मतलब ये ऑटोमेटिक 70 बच गया घटा करके। एंगल A का बहिष्कोण, तो बहिष्कोण किसको बोलते हैं? इसी कोण को जब हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये कोण हो जाएगा बहिष्कोण। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये अगर 40 है तो यहां से लेकर यहां तक ये होना चाहिए था 180। 40 में से ये इतना 40 है 180 में से, तो ये कितना बच जाएगा? तो डियर ये जो बच जाएगा 140 डिग्री बचेगा, तभी तो यह दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये जो कोण होता है एक रेखा पर का जो कोण होता है पूर्ण कोण, यह होता है 180 डिग्री का। इसमें ये 40 है तो बाहर वाला 140 होगा, तभी तो जोड़ के 180 होगा। बात खत्म, यही पे गैप हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, भारी बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है प्रश्न में? तो प्रश्न में लिखा गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹2500 और उसका विक्रय मूल्य ₹2375 है तो हानि प्रतिशत बताना है। हानि क्या नहीं बनेगा यह प्रश्न? अरे भाई साहब हानि परसेंट बताना है। मतलब CP दिया गया है 2500, खरीदारी रेट कितना है 2500 और ये बेचने का जो रेट है 2375 है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप ऑनर होइएगा, आप 2500 में कोई सामान खरीद कर 2375 में बेचेगा तो हानि ही होगा। कितना का हानि होगा सो पहले हमको बताइए। तो यहाँ पे जो हानि होगा वो हानि होगा 2500 में से अगर हम 2300 घटाते तो 200 आता, लेकिन 75 और घटाना है तो 125 हो जाएगा। यानी कि हानि होता है आपको 125 का, घटा लेंगे नहीं इतना। अब 125 का जो हानि होता है वो किस पर होता है? CP पर 2500 पर, डिवाइड 2500 और 100 से गुना कर देंगे ताकि परसेंट में गायब बदल जाएगा। डबल जीरो से इसे काटेंगे 25 5 125, यही आ जाएगा 5% का हानि। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा गया है? प्रश्न संख्या 19। प्रश्न में लिखा गया है एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो छठी संख्या ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न आपको बनाने भी आता होगा, नहीं बनाने आता होगा, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा आपको ये आ जाता है कि सर वो गुना करके घटाते क्यों है और घटाने से छठा अंक कैसे प्राप्त होगा। तो इसको हम बताते हैं एकदम बेसिक तरीका से, ताकि आपको दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा। उसके बाद कैसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना संख्या 11, तो 11 चेन पा लेते 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11। मान लेते कि ये सब एक संख्या है। ये संख्या जो है 11 संख्या का औसत दिया गया है 41। मतलब ये सभी संख्या का औसत कितना है? 41 है। सभी संख्या का औसत 41 है, तो यानी कि सभी का सम कितना हो जाएगा? सभी 11 संख्या का सम मतलब योगफल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि योगफल बराबर औसत गुने संख्या या संख्या गुने औसत। औसत कितना है इसका? 41। मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा 11 एकम 11 के एक हासिल 11 चौक 44 एक 45 451। ये पूरे संख्या का योगफल आ गया 451। इसमें से बोला गया है कि शुरुआत से यदि हम मात्र 5 संख्या लेते हैं, ये शुरुआत से अगर हम 5 संख्या लेते हैं तो इसका जो औसत है वो 18 है। मतलब ये पांचों संख्या का औसत 18 है, तो इसका सम कितना आएगा? तो इसका जो सम आएगा कितना आ जाएगा? 5 गुणे 18, यानी कि ये हो जाएगा 90। और अंतिम से फिर 5 संख्या लेना है, तो अंतिम से 5 संख्या ये हो जाएगा। और इसका जो औसत है 64, तो सम हो जाएगा 5 गुणे 64। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 320 आ जाएगा। तो ये टोटल संख्या का योगफल 451। यहां से लेकर यहां तक 90 और यहां से लेकर यहां तक 320। बीच में तो छठा संख्या ही बचा, यही तो छठा बचा और ये निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है कि छठा बराबर ये टोटल योगफल में से माइनस कर देंगे ये 90 प्लस 320। ये 90 प्लस 320 यानी कि 451 माइनस ये कितना हो जाएगा? 320 में जोड़ेंगे 90 तो 410, घटाएंगे तो यह आ जाएगा 41। यानी कि जो छठा संख्या 41 है। ऐसे कर लेंगे। इसका अगर हम शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएं तो बिल्कुल शॉर्टकट से भी इसको आप बना सकते हैं चुटकी में। कैसे बनाइएगा? ये टोटल सम तो आप झटका में निकाल लीजिएगा, लेकिन करना क्या होता है कि जो टोटल सम होता है उसको आप पहले या बाद में किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। और मान लेते हैं पहले निकालते हैं टोटल सम, तो टोटल सम टीएस लिखते हैं 11 गुणे 41, यह कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा, अभी तुरंत गुना किया 11 गुणे 41 451। उसके बाद ये अंतिम का देखिए 5 गुणे 18 और 5 गुणे 64। तो इसमें भी मल्टीप्लाई 5 से है और इसमें भी मल्टीप्लाई 5 से है, तो 5 को ले लीजिए कॉमन। बच गया आपके पास 18 और 64। 64 में 18 को जोड़िए, 64 8 72 10 82। तो डायरेक्ट 5 को गुना कर दीजिए 82 से। डायरेक्ट 5 को 82 से गुना कर दीजिए। तो 5 को 82 से गुना करने का क्या मतलब है? 5 गुणे 82। और ये जो आएगा 82 पचे 410, इसको आपस में घटा लीजिए तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये जो 410 हम बारी बारी से जोड़ करके गुना करके जोड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें भी 5 से गुना हो रहा है, इसमें भी 5 से गुना हो रहा है, तो 5 कॉमन ले लिए। 18 और 64 को जोड़ दिए 82। 82 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 410। 41 आ गया, घटा करके तुरंत आंसर एक लाइन में। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब ये देखिए, प्रश्न देखकर आपको भयंकर सा फील होता होगा, लेकिन भयंकर फील नहीं होगा। हम बताएंगे ना आपको कैसे बनेगा, इजी रहेगा। देखिए, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयारी की गई है। यदि हम इस मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु मिश्र धातु बनाना है जेड, तो जेड में सोना और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात बताना है। सो इजी प्रश्न है। कैसे बनाएंगे? देखिए, शुरुआत यहां से कीजिए। आपके पास 2 है धातु, एक एक्स है और एक वाई है। ये दोनों धातु में क्या क्या है? सोना और प्लेटिनम, यानी कि जी से गोल्ड और पी से प्लेटिनम लिखिएगा। फिर यहां पे भी आप जी से गोल्ड और पी से प्लेटिनम लिखिएगा। इसमें जो क्रमशः का मतलब कि पहले में गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो 5:2 है, बाद वाला में 5:7 है। जब भी 2 धातु को मिलाकर के तीसरा धातु बनाया जाएगा तो याद रखेंगे कि दोनों धातु की मात्रा को समान कर लेंगे। तो समान करने का मतलब कि इसका रेशियो देखिए, तो इसका रेशियो जोड़ के कितना आता है? 7। ये 7 आ गया। और इसका रेशियो जब आप जोड़िएगा तो इसका रेशियो कितना देगा? 7 और 5 12। तो इसकी मात्रा को समान करते हैं। जब मात्रा को समान करना होता है तो ये 7 और 12 का एलसीएम 12 7 84। मतलब मल्टीप्लाई जो करना पड़ेगा यहां पे करना पड़ेगा 12 से, ताकि यह 12 7 84 हो जाएगा। और यहां पे जो करना पड़ेगा 7 से, ताकि यह 12 7 84 हो जाएगा। अब ये 12 से करने का मतलब ये ललका में करना होगा। 12 5 60 गोल्ड हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लेटिनम हो जाएगा। इसमें 7 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 7 5 35 गोल्ड हो जाएगा, 7 7 49 प्लेटिनम हो जाएगा। अब एक तीसरा धातु बनाना है, तीसरा धातु, तो तीसरा धातु जेड है, इसमें भी गोल्ड होगा और इसमें भी प्लेटिनम होगा। ये दोनों धातु को आपस में मिलाएंगे, समान मात्रा करके मिलाइएगा। तो गोल्ड वाला को गोल्ड के साथ जोड़ दीजिए। 60 और 35 कितना होता है? 95। तो गोल्ड हो गया 95,
डायरेक्ट आप समझ जाएंगे ना कि जोड़ दिए हैं 95 कि नहीं समझेंगे। 60 और 35 95। प्लेटिनम को प्लेटिनम के साथ जोड़ देंगे, 49 और 24 हो जाएगा कितना 73। तो यहाँ लिख देंगे 73। मतलब तीसरा धातु में गोल्ड और प्लेटिनम का जो मात्रा का अनुपात होगा 95:73। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब देखिए यह प्रश्न लिखा गया है 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। इनलेट का मतलब होता है पानी भरने वाला, और आउटलेट का मतलब होता है पानी निकालने वाला। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगभग लगेगा। तो यहाँ पे समय पूछा है, तो समय निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, तो इस टंकी के माध्यम से समझिए। ये टंकी है, ये टंकी में मान लेते हैं कि 10 लीटर पानी आता है। कितना लीटर? 10 लीटर। बोले कि सर इसमें तो 1 लीटर पानी आता है, वो भी कम है अभी, लेकिन एक मान के चलते हैं कि इसमें 10 लीटर पानी आता है। और ये मान लेते हैं कि पाइप है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर मोटाई, बोलिए। इससे पानी हम इसमें डालेंगे, और ये जो डालने का इसका क्षमता है पानी डालने का, यह डालता है 1 मिनट में 2 लीटर, मतलब 2 लीटर प्रति मिनट। तो बताइए कि 10 लीटर के टंकी को इस पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में 2 लीटर जाता है, तो 5 मिनट में 10 लीटर भर देगा। तो समय कैसे निकालेंगे, तो टंकी के क्षमता को ऊपर और कितना के हिसाब से यह पानी दे रहा है इसको रखेंगे नीचे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। जब इतना बात आप समझ गए हैं तो हो गया बात खत्म। तो यहाँ पे टंकी जो है घनाकार है। घनाकार टंकी का मतलब समझते हैं कि टंकी का आकार इस प्रकार का है। घन तो आप समझते ही होंगे, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। ये हो गया आपका घन। इस प्रकार का टंकी है और इसमें भरना है पानी, और इसका एक भुजा है 2 मीटर का। तो इसका आयतन कितना होगा, टंकी का आयतन, तो आयतन को शॉर्टकट में भी लिखते हैं, और आयतन बराबर 2 मीटर का होल क्यूब। 2 मीटर का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मीटर क्यूब। और आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। यह इंटरनेशनल बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो इसका आयतन 8 मीटर क्यूब है। इसका मतलब इसकी जो क्षमता होगी यानी कि आयतन होगी पानी भरने का अंदर में, वो 8 गुने 1000 यानी कि 8000 लीटर की क्षमता होगी। रियल में इस टंकी के अंदर 8000 लीटर पानी आएगा। ये हो गया। उसके बाद यह पाइप है, और ये जो पाइप है पानी डालने वाला, इसकी कुछ त्रिज्या होगा। तो इसका त्रिज्या दिया गया है, इसका त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां देखिएगा तो ये मीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब ना करके इसको हम मीटर में ही बना लेते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 7/2। ये हो गया सेंटीमीटर, और ये गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि किसी भी सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करने पर वह मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 7/200 मीटर हो गया। अब ये जो पाइप से पानी गिर रहा है कितना के रफ्तार से गिर रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड से। यानी कि पानी की प्रवाह की जो गति होगा, पानी की प्रवाह की गति, पानी प्रवाह लिखिए, सॉरी, पानी प्रवाह की गति, पानी प्रवाह की जो गति होगा वो 2 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। मतलब कितना लीटर पर मिनट पानी जाएगा ये हम निकालेंगे। तो पानी प्रवाह की गति दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम प्रति मिनट का निकाल लेते हैं। तो 1 सेकेंड में यहां लिखा गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड प्रवाह की गति है, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी इसमें से निकल जाएगा। तो 2 मीटर पानी निकलने का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड का बात है यहाँ पे, तो हम 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट का निकालेंगे, यानी कि 120 मीटर पर मिनट। 120 मीटर कितना हो जाएगा पर मिनट, 120 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अब समय निकालना है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं समझिए। समय निकालने के लिए ऊपर में रखिए 8000 लीटर, और नीचे में ये जो पाइप है जिसे पानी डल रहा है उसका एरिया, उसका जब एरिया आप लिखिएगा तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुने आर स्क्वायर मतलब 7/200, और ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लिखना है। ये हो गया, और गुने में यह देखिए यह मीटर में आ गया, और इसको भी मीटर प्रति मिनट कर लेंगे, तो यह गुने में हम लिख देंगे 120। जब इसको आप हल करेंगे ना, तो हल करने के बाद जो इसका आंसर निकलेगा वह निकलेगा 17.3 मीटर। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो हमें बता दीजिएगा,
इस प्रकार के प्रश्न को हम अलग से अगला सेट में बता देंगे, लास्ट में या फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। टोटल पानी को ऊपर लेते हैं, टोटल क्षमता को, और नीचे पाइप का क्षेत्रफल और गुणे प्रवाह की जो गति रहेगा उसको कर देंगे कन्वर्ट करके गुना। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है तो हम पर मिनट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आंसर मिनट में चाहिए। तो 1 सेकेंड में अगर 2 मीटर चलेगा पानी निकलेगा उसमें से, तो क्या 1 मिनट में 120 मीटर नहीं चलेगा? तो 1 मिनट में 120 मीटर से गुना कर दिए, डिवाइड करेंगे, आंसर आपके सामने रहेगा। अगर आप इतना बात समझ गए तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि 6, 18, 39 और x समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समान अनुपात का मतलब यही समझ में आएगा आपको कि 6:18 समानुपात 39:x ये रहेगा। अब आप सभी को पता होगा कि ये अंदर वाला का अंदर से गुना, बाहर वाला का बाहर से गुना आपस में बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज यदि आप ध्यान दे देंगे तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो अनुपात में इधर है और इधर आपस में हम काट सकते हैं। 6 के पारा में 6 कम 6 6 18, यानी कि 1:3 आ गया। समानुपात ये आ गया 39 और ये आ गया x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फास्ट आ जाएगा। 39 दिया कितना होता है 117, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा इतना, मतलब x बराबर आ गया 117। तो चुटकी में आप आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। जब बन जाएगा तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या दिख रहा है आपको प्रश्न क्लियर या नहीं दिख रहा है? उम्मीद है कि दिख रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रश्न में लिखा गया कि निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। परिवहन पे 8%, विनिर्माण लागत 28%, विज्ञापन पर 10%, प्रत्यक्ष सामग्री लागत 30%, प्रत्यक्ष श्रम लागत 24%। यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है, मतलब 500 कैलकुलेटर बनता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो? अब यहां पे ध्यान देने बातें हैं कि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया गया, कितना का? 500 कैलकुलेटर। ऊपर में लिखिए 500 कैलकुलेटर, ठीक है। हमको एक कैलकुलेटर का दाम निकालना है, सॉरी ये पहले 500 नहीं लिखेंगे, हमको एक कैलकुलेटर का पहले दाम निकाल लेना है और उस पर 44% का लाभ ले लेंगे तो खुद ही खुद पता चल जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना है? 1 लाख रुपया। तो प्रत्यक्ष श्रम लागत है 1 लाख रुपया, ये हो गया। और ये प्रत्यक्ष श्रम लागत परसेंट में कितना है? तो परसेंट में डियर यह 24%। कितना है यह? 24%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक कैलकुलेटर का दाम निकालना है तो सोचिए कि अगर 1 लाख रुपया सीधा सीधा अगर 500 कैलकुलेटर का दाम होता तो आप 1 लाख में 500 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज भी है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 500 और यह जो है 24% का मान है 1 लाख। सिर्फ इस पे खर्च किया गया है, प्रत्यक्ष श्रम लागत पे किया गया है 24%, तो इतना किया है तब इतना रुपया है। लेकिन टोटल लागत की हम बात करें तो टोटल लागत ये पूरे परसेंटेज वाला होगा, ये पूरे परसेंटेज वाला टोटल लागत हुआ। तो टोटल लागत निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, यह हो गया टोटल लागत। अब ये इतना लागत हुआ और इस लागत पे हमको जो चाहिए वह चाहिए 44% का लाभ। तो 44% का लाभ चाहिए, मतलब इसको बेचना पड़ेगा। 144% लिखेंगे तो परसेंट से परसेंट हटा करके बाटा में यहाँ पे 100 लिख देंगे, परसेंट हटा दीजिएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्या इतना बात आपको क्लियर है? इतना यदि आपको क्लियर है तो एक बार में समझ में आपको आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। अगर क्लियर नहीं है तो बता दीजिएगा हमको, अगला वीडियो में हम देख लेंगे फिर से। उम्मीद है क्लियर होगा, इतना बेहतर से कोई बताएगा नहीं। क्लियर है? ये परसेंट से डियर परसेंट गायब हो जाएगा, ये 00 से ये गायब हो जाएगा। 24 के पारा में 24 छका 144, ये 100 से 100 गायब हो जाएगा। और ये 5 के पहाड़ा में हो जाएगा 200, यानी कि ऊपर में 200 गुने में 6 बचा, मल्टीप्लाई करने पर 1200 आएगा। मतलब एक कैलकुलेटर को बेचना जो पड़ेगा वह 1200 में बेचना पड़ेगा डायरेक्ट। इस प्रकार से आंसर का अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे चार्ट कहाँ है? तो चार्ट गया है चार्ट खाने अगला पेज में, ये रहा चार्ट। अब इस चार्ट का अध्ययन करना है और 2012 से लेकर 2016 तक
कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, इसका बताना है उत्तर। यही तो बताना है। 2012 से लेकर 2016 तक के विभिन्न वर्षों के दौरान संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, प्रश्न नीचे पूछा है, प्रश्न पूछा है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो ये 2015 है, इसमें उत्पादन 12.6 है, ये 2016 18.9 है। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 12.6 से अगर कोई 18.9 हो जाता है तो वृद्धि जो होगा डियर घटा लेंगे। अब घटाने के लिए आपको लंबा दिमाग नहीं लगाना। 189 में से 126 घटाइए तो कितना आएगा, 163। अब 163 का मतलब हुआ कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, सॉरी 189 में से 126 घटाएंगे तो सीधा सीधा 63 आएगा। 63 का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ भी एक अंक दे लेंगे। ये हो गया डायरेक्ट घटाओ, मतलब इतना परसेंट का वृद्धि हुई। और यह वृद्धि कितना पे हुई, तो 12.6 के प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना। इतना बात यदि आप समझते हैं तो दशमलव से दशमलव हटाइए। 63 दूना 126, 2 से कट जाएगा यह 50, यानी कि सही जवाब जो होगा 50% का वृद्धि। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद है कितना बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कथी कहा छू, कथी कहा छू ओ उमेशा, अब देखिए डियर ये प्रश्न में क्या लिखा गया है। तो प्रश्न में लिखा गया है यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समाप्त वर्तक 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या युग्म है। तो इजी प्रश्न है, कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का योग 430 होना चाहिए। सपोज कि ये संख्या x और y है, संख्या x और y है, ये दोनों का योग 430 और HCF 43 है। HCF कितना है, 43। तो कौन सा युग्म सही है, तो जो भी युग्म होना चाहिए। HCF अगर 43 है तो 43 के पहाड़े में उसको आना चाहिए। तो क्या 43 के पहाड़े में 215 आएगा, तो बोलेगा कि हाँ सर जी आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन यह दोनों का जो HCF होगा वह HCF कितना हो जाएगा, 215, जो कि 43 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह गलत हो गया। जोड़ के तो 430 आ रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो जोड़ के 430 आएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा 430। और इसका जब HCF निकालिएगा तो 43 के टेबल में यह कटना चाहिए, तो कट जाएगा 43 के टेबल में, 43 चौका कट जाएगा, 43 के टेबल में यह कट जाएगा, 43 छक्का कट गया। लेकिन HCF 43 होना चाहिए, इसका मतलब 43 से और ज्यादा से डिवाइड इसमें नहीं लगना चाहिए। तो क्या 172 में और किसी से डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा, तो लग जाएगा। इसमें भी 86 से लग जाएगा और इसमें भी 86 से लग जाएगा। तो इसका जो HCF हुआ वह 43 ना होकर के 86 हो गया, जो कि गलत है। जानेंगे कैसे, 43 से यह डिवाइड लग गया है, 43 का दुगना से लगा करके देखेंगे। 43 के दुगना से लगाए तो भी लग गया, इसका मतलब इसका HCF 43 नहीं 86 होना चाहिए। इसी प्रकार से इसको जब जांचेंगे तो 43 से इसमें भी डिवाइड लगेगा, क्या 43 से इसमें लगेगा, बोले कि हाँ सर जी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। तो 43 अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 43 से डिवाइड कीजिएगा, 43 तिया लग जाएगा, 43 के पहाड़ा में लग जाएगा 7 मर्तबे। क्या 43 के अलावा और कोई ऐसा है जिसके टेबल में 129 और 301 आ जाता है, तो 43 दूना 86, 86 का टेबल में नहीं आएगा। 43 के पहाड़ा में फिर 43 से 129, अच्छा तो 129 के पहाड़ा में क्या यह आएगा या नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। मतलब फाइनली जो इसका HCF निकालिएगा तो इसका जो HCF होगा वह फाइनली 43 ही आएगा, क्योंकि 43 से दोनों में डिवाइड लग गया। 43 से आगे कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जो यह दोनों को काट सके। इसमें क्या सॉरी इसमें तो HCF 43 आ गया ना, इसमें अगर HCF 43 है इसका मतलब ये सही जवाब। बोले कि सर ये ऑप्शन बी कैसे गलत है, तो ये 86 में 86 से भी डिवाइड लगेगा और ये 344 में 86 से भी डिवाइड लगेगा। ये दोनों में 86 से लग गया, तो 86 से लगने का मतलब तो इसका HCF कितना आ गया 86। तो हमको तो HCF कितना चाहिए 43 चाहिए, तो ये ऐसे बना लेंगे। लेकिन कंडीशन फॉलो करना है। जब प्रश्न लगे कि ऑप्शन से बनाने पर आसान हो जाएगा तो जब भी ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी से शुरुआत करेंगे, और ऑप्शन डी से शुरुआत करते तो पहला बार में आपका आंसर मिल जाता। तो करेक्ट आंसर इज डी। बाकी सबको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए डियर ये प्रश्न है कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से। ये जो प्रश्न दिया गया है
लिखा गया है कि रुपया 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से लेकर 2 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबको पता है कि P गुने R गुने T बटा में लिखते हैं 100, लेकिन यहाँ पे P का मान दिया गया है 2000, R का भी मान दिया गया है 8.25 और यहाँ पे T का मान नहीं दिया गया है, बटा में तो 100 लिखना ही है। देखिए, जब दिन गिनती करना पड़े T का, जब कभी भी आपको समय गिनती करना पड़े चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में, तो दिन जब भी आता है ना तो मैक्सिमम टाइम दिन की संख्या 72 आएगा। 72 इसीलिए आएगा ताकि 72 में 360 से डिवाइड लग गया तो वह साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 फरवरी से लेकर 7 फरवरी से कितना है 20 अप्रैल 20 अप्रैल तक का जो दिन गिनती करेंगे तो यह दिन आता है 72 दिन। 72 दिन का मतलब हुआ 72 दिन, इसका मतलब हुआ 72 दिन बोल सकते हैं। ये 72 दिन को हमको साल में कन्वर्ट करना है क्योंकि रेट यहाँ पे पर ईयर है, तो 72 को डिवाइड करेंगे 360 से ताकि यह साल में कन्वर्ट हो जाए। इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके बदला में भी नीचे 100 आएगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई, सबको काट कुट कीजिए। 00 ये गैप, 72 के पहाड़ा में ये गैप, 5 के पहाड़ा में ये गैप, 5 कम 5 5 36 25 25 165 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और कोई कटेगा क्या? अब तो लगता है कि नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा में कट जाएगा। 5 कम 5 3 5 ठीक है, 2 के पहाड़ा में ये कट जाएगा। एक मिनट यहाँ पे 1 0 बचा हुआ है तो 20 के पहाड़ा में डायरेक्ट यह 20 25 100 कट जाता है और 5 के पहाड़ा में कट जाएगा 33, मतलब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33। यहाँ पे 1 0 जो है ये 00 से ये काटे तो यहाँ पे बच गया था 20 और ये 20 से काट दिए 100, 20 25 100। उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा। इतना करके आप खुद से भी काट करके देखिएगा तो 33 करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न में लिखा गया कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला के कार्य का क्षमता बताना है, कुशलता का अनुपात। वही बात हुआ। तो कुछ नहीं, 20 महिला है तो शॉर्टकट समझिए, 20 महिला है तो 20 M लिखना है, पुरुष रहेगा तो P लिखना है। 20 महिला 20 M कार्य करता है 15 दिन तक, कार्य समाप्त। यही काम 16 पुरुष 15 दिन तक करेगा, यह भी कार्य समाप्त करेगा। दोनों जो कार्य समाप्त करेगा वह दोनों का कार्य सेम रहेगा, तो बराबर कर दिए। जैसे बराबर कीजिएगा तो यहां से काटना स्टार्ट कर दीजिए। कटेगा कोई 15 से 15 कट जाएगा। 4 के पारे में 4 चौक 16 4 5 20। सही से देखिएगा तो ये 5M = 4P बचा। आपको बताना क्या है? एक पुरुष और एक महिला, यानी कि आपको बताना है P अनुपात M। P अनुपात M बताना है तो P के गुना में 4 है तो यह M के नीचे लिखेंगे 4। M के गुना में 5 है तो यह P के नीचे आ जाएगा 5। उल्टा करते हैं, उल्टा 5 अनुपात 4 ऑप्शन ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5M = 4P है, ये 4 को इधर ले आएंगे तो ये बटा में आ जाएगा और ये M को उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो देखें P बटा M, 5 4 आ गया तो 5 4 यहां भी आ गया। उम्मीद है बात क्लियर होगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 28। 28 में क्या कहता है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतना रुपया का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था? लीजिए, अब अंकित मूल्य जो भी होता है जिंदगी में अपने आप में 100% होता है और इसी पे कर देते हैं डिस्काउंट 25% का। इसका मतलब हुआ कि जो हम बेचे वो 75% पर बेचे। लेकिन करना क्या होता है कि जितना में हम बेचे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, ये रियल हुआ, रियल का डिवाइड फेक से मतलब परसेंटेज से या रेशियो से। तो यहाँ पे बेचते हैं 75% पर और हमें चाहिए क्या? MRP, और MRP माने 100 तो गुना कर देना है 100 से। परसेंट अगर लिखते तो ये परसेंट और ये परसेंट आपस में कट जाता। अब यहाँ से 25 के पहाड़े में जब आप काटेंगे तो 25 तिहाई 25 चौका 100। अब ये 3 से काटिएगा तो 3 × 27 3 चौका 12 3 × 27 3 एकम 3 94 91 का मल्टीप्लाई 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 9 चौक 36 का 84 3 4 चौक 16 3 19 9 चौक 36 1 37 9 64। कहाँ पे दिखाई दे रहा है डियर? 37 9 64, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डियर यह लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न भी एज का प्रश्न है। क्या लिखा गया है
श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। लड़की देखने से आपको लगता होगा कि श्रीनिवास गलती कर दिया भाई, ये इतना कम उम्र के बच्चे से शादी कर लिया, लेकिन नहीं, ये श्रीनिवास का उम्र ज्यादा होगा और उसकी पत्नी उससे 4 साल कम। तो लगभग आदमी का पत्नी छोटा ही होता है, 2 साल 4 साल 5 साल। ये कौन बड़ा गलती कर दिया? कोई गलती नहीं किया है। ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए इस पर, प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है और 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष। औसत का मतलब हुआ कि दोनों का एवरेज जोड़ेंगे ना तो 33 वर्ष। तो देखिए ये वर्तमान में श्रीनिवास और प्लस इसकी वाइफ, इसका आयु का योग हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान से अगर हम 5 साल बाद जाते हैं, फ्यूचर में, भविष्य में 5 साल बाद, तो इस श्रीनिवास और प्लस में एक वाइफ, ये दोनों का एवरेज कितना है? 33 वर्ष। तो एवरेज का मतलब होता है कि दोनों का उम्र लगभग 33 होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 33 और 33 कितना हो जाएगा? 66। लेकिन ये 66 कब का उम्र है? वर्तमान से 5 साल बाद का। तो अगर हम वर्तमान में आना चाहेंगे तो 5 साल इससे भी कम होगा उम्र, इसका भी 5 साल उम्र कम होगा और इसका भी 5 साल उम्र कम होगा। तो कुल मिलाकर जो कम होगा -10 कम होगा। वर्तमान में आएंगे तो 10 कम का मतलब कि वर्तमान में ये दोनों का उम्र कितना है? 56 साल है। और यहाँ पे श्रीनिवास अपना से 4 साल छोटी लड़की से शादी करता है, मतलब श्रीनिवास और उसकी पत्नी के बीच का जो उम्र का डिफरेंट होगा वह कितना है? 4 साल का। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? श्रीनिवास और इसकी पत्नी के बीच का जो डिफरेंट होगा वह 4 वर्ष का होगा, क्योंकि 4 साल छोट है। जितना छोट या जितना बड़ उतना अंतर होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी रख क्या बना सकते हैं? अगर आप ऑप्शन रखते हैं कि मान लेते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इसकी पत्नी की यानी कि लड़की की उम्र पूछी गई है, तो लड़की का उम्र यदि हम 35 मान लेते हैं तो श्रीनिवास का उम्र 21 होगा, तभी तो ये जोड़ के 56 आएगा। लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं होना चाहिए। कंडीशन यह भी होना चाहिए इसके बीच का अंतर 4। तो क्या इसके बीच का अंतर 4 है? बोलेगा कि ना सर 4 तो नहीं है, ये 14 हो गया। तो गलत, ऑप्शन डी गलत। जब ऑप्शन डी गलत हो जाएगा तो अब अगला ऑप्शन को लेते हैं। मान लेते सी सही है, इसकी पत्नी का उम्र 26 से 31 जोड़ के तो 56 आ जाएगा और ये दोनों के बीच का अंतर 4 है। तो बोलेगा हाँ सर ये पूर जाता है 4। तो 4 पूर गया तो ये करेक्ट जवाब है। बस ऐसे ही कर लेंगे। अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन कहिए कि नहीं सर जी अंतिम प्रश्न है, बेसिक से बता दीजिए, तो हम बता देते हैं बेसिक से कैसे बनेगा। अगर बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई भारी बात है नहीं। वर्तमान में हम श्रीनिवास का उम्र मान लेते हैं कितना? एस। श्रीनिवास का उम्र मान लेते हैं एस वर्ष। इसकी पत्नी का यानी कि लड़की का उम्र मान लेते हैं वाइफ का W वर्ष। ये हो गया। कंडीशन इज अप्लाई। कंडीशन कहता है कि वह अपनी पत्नी से 4 वर्ष छोटा है। लड़की 4 साल छोटा से ब्याह किया तो पत्नी से 4 साल छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि S माइनस W बराबर जो होगा वह कितना होगा? 4 साल। ये इक्वेशन 1, ये वर्तमान का सिचुएशन है। अगर हम 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 वर्ष बाद जाइएगा तो श्रीनिवास का जो उम्र हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? अभी S है तो 5 साल बाद S प्लस में 5 साल होगा और इसकी पत्नी का जो उम्र होगा W प्लस में 5 साल ज्यादा होगा, ये होगा। और 5 साल बाद इसकी औसत आयु कितना हो जाता है? 33 वर्ष। तो ये दोनों का जब आप औसत निकालेंगे तो 33 वर्ष आएगा। तो दोनों का औसत का मतलब हुआ कि दोनों को आप जोड़ेंगे। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो S प्लस W प्लस 5 5 10 डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह डिवाइड करते मात्र औसत आ जाएगा। और यह बराबर दिया गया है कि औसत कितना है? औसत है 33, यहाँ लिखिएगा 33। जब इतना आप कर लीजिएगा तो इससे आगे आप हल कर लीजिएगा या नहीं कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जब इतना हो जाएगा आपसे तो ये 2 को इधर ले आइएगा गुना में, तो S प्लस W प्लस 10 33 गुना 66। यहाँ से S प्लस W बराबर कितना बचेगा? 56। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 से चलिए। जब 1 एवं 2 से चलिएगा तो S माइनस W बराबर 4 था, S प्लस W बराबर 56 आया है। हमको इसका वाइफ का मान निकालना है तो वाइफ को बचा लेंगे और श्रीनिवास को काट देंगे। काटने का मतलब है कि इसको माइनस में कर देना है, तो चिन्ह बदलने लगेगा तो इसका ही बदल जाएगा, इसका ही बदल जाएगा। जब इसका बदल गया तो ये कट जाएगा, माइनस डब्ल्यू यानी कि -2W। और ये 4 में से 56 घटाएंगे तो -52 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये W बराबर हो जाएगा 52/2, यानी कि तब जाके मिलेगा 26 बार। लेकिन इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक से बनाइए, इतना में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है डियर कि ये पूरा सेट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो आप हमें बताइए कि बाबा आपको बेहतर पढ़ाए हैं या बाबा का चेला हम आपको बेहतर पढ़ाए हैं? तो बोलिएगा और आपका सपोर्ट रहेगा
तो लगातार यह सीरीज चलते रहेगा। मैथ के यदि आप सपोर्ट सीरीज में करते हैं 109 सेट तो खत्म हो ही जाएगा। साथ में ही डिमांड आने पर रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे और दोनों में इतना आपको तैयारी कर देंगे ना, आने वाला जो भी एग्जाम आएगा रेलवे का ना, मैथ रीजनिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अदर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, मैथ रीजनिंग के लिए हम हैं। बाबा भी पढ़ाएंगे आपको कभी कभी, और हम हैं, इतना पढ़ा देंगे, इतना सिखा देंगे ना, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा रेलवे में। और रेलवे में ज्वाइनिंग आपको यहीं से हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में सबसे अधिक मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो डियर आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा रवीन की पाठशाला को, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा तो लगा ही होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कोई बात यदि आपको कहना है तो कमेंट में कह दीजिएगा। ज्यादा विशेष के लिए नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा,